जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएस एकेडमी के ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है, टॉपिक को करंट टू कोर डिस्कस किया जाता है ताकि आप उस टॉपिक के मास्टर बन जाएं और जैसे एग्जाम में यहां से कोई प्रश्न आपको देखने को मिले तो उसके छूटने की संभावनाएं ना बचें। आज के इस लेक्चर में भी हम ऐसे ही करंट को डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मुद्दे पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहे और जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज का आपका जो पहला मुद्दा है वो है मालचा महल। दोस्तों, मालचा महल दिल्ली पर्यटन विभाग की एक नई शुरुआत के चलते, एक नई पहल के चलते चर्चा में रहा है। दिल्ली में है मालचा महल, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे विश्व बैंक को लेकर। हाल ही में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष बदलने के बाद विश्व बैंक चर्चा में आ गया है, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि विश्व बैंक क्या है, कब स्थापित किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है और कितने समय के लिए अपने पद पर रहने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे मोचा चक्रवात की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो रहा, इसने हाल ही में चेतावनी दी थी, कहा था कि जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है यहां पर एक चक्रवात उत्पन्न होने वाला जिसका नाम मोचा रखा गया है। तो इस चक्रवात की स्थिति के कारण हम बात करेंगे कि मोचा चक्रवात नाम किसने दिया, किस आधार पर दिया गया है, चक्रवात क्या होता है, चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। फिर बात करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में, क्या है, कब बनाया गया है, इसका मुख्यालय कहां है। फिर बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, इसकी स्थापना कब की गई, मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कंप्लीट। और इस टॉपिक के बाद फिर हम चर्चा करने वाले हैं आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 के बारे में, जो हाल ही में किए गए हैं। इसके कारण आसियान जो है वो भी चर्चा में आ गया, तो इस पर भी डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज की, जो कि दिए गए हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। 3 मई को विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इस अवसर पर ये प्राइज दिए गए हैं। तो देखेंगे किसे दिए गए और क्यों दिए गए हैं, कौन देता है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कब से मनाया जा रहा है, इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एकता हार्बर की, क्या है ये, कहां पर मौजूद है, मालदीव से इसका क्या संबंध है, इन सब में डिस्कस करने वाले हैं। फिर बात करेंगे, आखिरी टॉपिक होगा उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव। तो हेलीकॉप्टर ध्रुव के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या और इसे किसने हाल ही में तैयार किया है, क्या काम आने वाला है। ठीक है, तो ये आज आपके वो टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अगली स्लाइड से हम इन सभी टॉपिकों को समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपको यहां से कोई प्रश्न दिखे तो वो छूटे ना, ये हमारा प्रयास रहेगा। आपका पहला टॉपिक है मालचा महल। दोस्तों, मालचा महल जो है वो दिल्ली के पर्यटन विभाग के कारण चर्चा में रहा। दिल्ली के पर्यटन विभाग ने बहुप्रतीक्षित हॉन्टेड वॉक का प्रारंभ किया है और ये हॉन्टेड वॉक जो है इसका जो पहला गंतव्य डिसाइड किया गया वो मालचा महल को डिसाइड किया गया है, इसीलिए मालचा महल चर्चा का मुद्दा रहा है। मालचा महल दिल्ली में है। दिल्ली के चाणक्यपुरी जो इलाका है, इस चाणक्यपुरी इलाके के पास में एक जंगली क्षेत्र है। इस जंगल के क्षेत्र में लगभग मुख्य सड़क से 1.5 किलोमीटर भीतर की ओर जाते हैं तो आपको मिलता है मालचा महल। मालचा महल चर्चा में क्यों रहा ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, ये तुगलक युग का बनाया गया एक शिकार लॉज है जो 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 14वीं सदी में फिरोज तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस लॉज के कारण तुगलक डायनेस्टी भी हाईलाइट हो गई और फिरोज तुगलक भी हाईलाइट हो गया। तो यहां पर हम बात कर लेते पहले तुगलक डायनेस्टी की। तो दोस्तों, तुगलक जो वंश रहा वो दिल्ली सल्तनत का एक बहुत महत्वपूर्ण वंश रहा। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में हमें 5 वंश दिखाई पड़ते हैं। पहला वंश था गुलाम वंश, जिसे हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वंश था खिलजी वंश, तीसरा वंश था तुगलक वंश, फिर चौथा रहा सैयद वंश,
और सैयद के बाद रहा लास्ट में लोदी वंश। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये 5 डायनेस्टी रही। तुगलक डायनेस्टी इसमें सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली डायनेस्टी थी, लेकिन ये 5 डायनेस्टी रही कब? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। जहां गुलाम डायनेस्टी की बात करें तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी, और अलाउद्दीन खिलजी इसका बहुत बोल सकते हैं क्रूर शासक हुआ, कट्टर शासक हुआ। कहीं ना कहीं भारत के इतिहास से जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत आते हैं, जो अपनी बाजार व्यवस्था के लिए, मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए चर्चा में रहा था। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना जो होती है वो दोस्तों लगभग 1320 के आसपास होती है, और ये स्थापित करता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक जो होता है ये गाजी मलिक है, और गाजी मलिक जो रहा इसने गयासुद्दीन की उपाधि से तुगलक वंश की नींव रखी थी 1320 में। और इसके बाद लगभग हम बोल सकते हैं 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रहती है, और 1414 से लेकर 1451 तक रहता है कौन? सैयद वंश। और 1451 से लेकर 1526 तक रहती है लोदी डायनेस्टी। और बाबर के द्वारा जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया जाता है तो सल्तनत काल की लोदी डायनेस्टी के समाप्त होने के साथ साथ पूरा सल्तनत काल समाप्त हो जाता है, और भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और नया इतिहास का दौर चालू हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी में गुलाम डायनेस्टी जो थी वो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली डायनेस्टी थी सल्तनत काल की, और खिलजी डायनेस्टी जो थी वो सबसे कम समय तक शासन करने वाली डायनेस्टी थी। तुगलक की हम बात करते हैं तो तुगलक के समय पे गयासुद्दीन पहला शासक हुआ। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 1-2 फैक्ट याद रखिएगा जो एग्जाम में आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही, ये कृषि विभाग बनवाया था, कृषि सुधार संबंधी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य रहा सल्तनत काल का, तो ये भी याद रखिएगा। सल्तनत काल में अगर सबसे कोई विद्वान शासक था तो वो विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। हिंदू त्योहार मनाने का जो सिलसिला चलता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से चलता था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं चीजें मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई, लेकिन इसे अभागा, रक्त पिपासु, विश्व का आश्चर्य इन नामों से कहा गया, क्योंकि इसके द्वारा कहीं ना कहीं जो प्लान किए जाते थे, जो कार्रवाई की जाती थी, जो कदम उठाए जाते थे वो फेल हो जाते थे, और इसकी गतिविधियां ऐसी रहीं। तो कहीं ना कहीं फिर मोहम्मद बिन तुगलक रहा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के कोई संतान नहीं थी ऐसा माना जाता है। और इसके कोई संतान नहीं थी तो इसके मरने के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद 1351 से 1388 के बीच में शासन करता है कौन? फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक जो था वो सुनार माता की संतान, या बोल सकते हैं हिंदू माता की संतान था, और कहीं ना कहीं ये चचेरा भाई था किसका? MBT का, क्योंकि MBT के कोई बच्चे नहीं थे। अब उसके बच्चे नहीं थे तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो ऐसे में फिरोज शाह तुगलक जो उसका चचेरा भाई था वो गद्दी पर बैठता है। 1351 से लेकर 1388 के बीच में शासन करता है फिरोज तुगलक। अब फिरोज तुगलक के शासन काल में जो काम हुए वो कहीं ना कहीं निर्माण संबंधी बहुत सारे काम हुए थे, और इसके कामों को देखते हुए एक इतिहासकार, एक इतिहास में एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसको बोलते हैं एल्फिटन। एल्फिटन नाम का व्यक्ति कहता है कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो सल्तनत काल का अकबर था, मतलब फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल के अकबर की संज्ञा दी थी एल्फिटन नाम के इतिहासकार ने। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, अगर फिरोज के समय की बात करें तो दोस्तों फिरोज के समय पर बनाया गया था सार्वजनिक निर्माण विभाग, और सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाकर कई सारे सराय बनवाए। सराय मतलब यात्री प्रतीक्षालय बनवाए थे, कई सारे चिकित्सालय बनवाए गए थे, कई नगर बनाए, कई बगीचे बनाए, कई नहरें बनाई गईं। तो कई सारे काम किए गए इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक के समय ही जो फिरोज शाह कोटला है, जो फिरोज शाह कोटला है दिल्ली का, वो बनवाया गया था। दिल्ली की जो कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार की ऊपरी 2 इमारतें गिर गई तो उसका पुनर्निर्माण करवाने का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक अपने आप को एक कट्टर मुस्लिम शासक के तौर पर स्थापित करना चाहता था, तो फिरोज शाह तुगलक का जो व्यवस्था रही कहीं ना कहीं कट्टर शासक के तौर पर रही। इसने हिमाचल प्रदेश में
जो नगर कोट रहा, यहां पर ज्वाला देवी का जो मंदिर था उस मंदिर की मूर्ति को तोड़वा दिया था, उस पर आक्रमण कर दिया था। तो ज्वालामुखी मंदिर जो है, ज्वाला देवी का जो मंदिर था उस मंदिर पर आक्रमण करके उसकी मूर्ति को तोड़वा दिया था। इस प्रकार की घटनाएं फिरोज शाह तुगलक के समय दिखती हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय पे एक और चीज देखने को मिलती है, वो ये कि इसने 24 आब वाब कर हटा दिए थे। ये आब वाब कर जो थे उनको आप बोल सकते हैं अतिरिक्त कर। तो 24 अतिरिक्त कर जो थे वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में आते से हटा दिए थे। ये लगाए गए थे किसके द्वारा? तो याद रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए थे और अलाउद्दीन खिलजी किसानों का लगभग 80% आय जो था, उत्पादन जो था, उसका टैक्स के रूप में ले लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा पैमाने पर टैक्स वसूला था। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है, फिरोज शाह तुगलक जो था वो आबवाब करों को समाप्त कर देता है, अतिरिक्त करों को समाप्त कर देता है। और इसके समय जो है वो चार प्रमुख कर जिसमें उन्होंने कहा जजिया, जकात, खम्स, खिराज, ये चार कर जो थे वो ही लागू किए थे। जजिया जो था वो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। खम्स लूट में सुल्तान का हिस्सा होता था। खिराज एक प्रकार का भूमि कर स्थापित किया था मुस्लिमों के लिए। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, चार कर, बाकी सारे के सारे कर हटा दिए थे। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने बड़े स्तर पर नहरें स्थापित की। नहरें किस लिए बनाई थी? सिंचाई के लिए स्थापित करवाई थी। अब ये नहरें कैसी होती थी दोस्तों? ये नहरें होती थी सरकारी नहरें। अब सरकारी नहरों से कोई भी व्यक्ति सिंचाई करेगा ही, तो सरकारी नहरों के प्रयोग से अगर कोई व्यक्ति सिंचाई करता था तो उससे हब ए शर्ब, ये हब ए शर्ब नाम का कर लिया जाता था। 1/10 उत्पादन का 1/10 भाग हब ए शर्ब के तौर पे सिंचाई कर लिया जाता था। ये एक प्रकार का नया कर था जो फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था नहरों के साथ। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि नहरों के माध्यम से सिंचाई की परिपाटी प्रारंभ अगर किसी ने की थी, तो ये प्रचलन में लाया था फिरोज शाह तुगलक बड़े स्तर पर। लेकिन कहीं ना कहीं गयासुद्दीन तुगलक के समय से ही नहर निर्माण का काम चालू करवा दिया गया था। ठीक है, ये फिरोज तुगलक ने काम किए। फिरोज तुगलक जो है वो 1351 के आसपास शासक बनता है। ये 2 बार राज्याभिषेक करता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया था? वो था फिरोज तुगलक। एक बार किया था थट्टा। ये थट्टा कहाँ है? ये सिंध में है। और एक बार किया था दिल्ली में। तो दिल्ली में और थट्टा में 2 बार राज्याभिषेक करवाया था फिरोज तुगलक ने, जो एक हिंदू माता की संतान था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अपने आप को कट्टर स्थापित करने के लिए इसने इस प्रकार से नगरकोट, ज्वालामुखी जो मंदिर रहा, ज्वाला देवी के मंदिर की मूर्तियों को तोड़वा दिए थे। तो ये सब काम करवाया। इसके अलावा ये एकमात्र सल्तनत कालीन शासक था जिसने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने वाला कोई शासक था तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक का। जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश में लगाया, तो ये भी याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज तुगलक था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हबे शर्ब लिया था और इस प्रकार की गतिविधियां किसने की? फिरोज शाह तुगलक के समय की थी। अद्दा और विक, याद रखिएगा, अद्दा और विक ये सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के जो थे वो चांदी प्लस तांबा के मिश्रण से बनाए गए थे। तो ये अद्दा और विक नाम के सिक्के जो थे वो भी फिरोज तुगलक के समय प्रारंभ किए गए थे। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिरोज तुगलक के समय पर इतने सारे इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए थे। इसके तहत कुछ कदमों में हम बोल सकते हैं कि कुछ कामों में फिरोज शाह तुगलक के समय पर कुछ विभाग भी देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग विभागों की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में दोस्तों लगभग 4 विभाग बनवाए थे। कितने? 4 विभाग जो थे वो इंडिपेंडेंटली स्थापित किए थे। उनमें से एक था दीवान ए इस्तखराज, दूसरा था दीवान ए बंदगान, तीसरा था दारुल सफा, एक है दीवान ए खैरात। तो ये जो विभाग हैं ये फिरोज शाह तुगलक के समय बनवाए गए थे। ये पेंशन विभाग था, ये दास विभाग था, ये चिकित्सा के लिए बनवाया गया विभाग था और इसमें महिलाओं के लिए और दान के लिए काम किया जाता था। तो इस प्रकार से
4 विभाग बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, और कई सारे सिंचाई वगैरह की नहरें सब बनवाने का काम किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक के समय जो इंपॉर्टेंट घटनाएं या चीजें पूछता है एग्जाम में वो क्या क्या थी, ठीक है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने शहर जौनपुर की बात कर ले, जूना खां की याद में बनवाया था अपने भाई के लिए, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी बात कर ली, हम लोगों ने कहीं ना कहीं मालचा महल के बारे में भी बात कर लिया। क्लियर। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष। विश्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है और घोषणा के माध्यम से कहा है कि 2 जून 2023 से अगले 5 वर्ष के लिए जो विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल शुरू हो रहा है उसके लिए अजय बंगा जी को चुना गया है। तो अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं लेकिन इनकी नागरिकता अमेरिका की है, सरदार जी हैं, इनको चुना गया है विश्व बैंक के अध्यक्ष के तौर पर, जो अगले 5 साल तक इस पद पर रहने वाले हैं। लेकिन अगर बात कर लें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। मंदी की स्थिति के बाद जो विकासशील देशों की कंडीशन खराब थी, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए यह बैंक स्थापित किया गया था। 1944 में जगह थी या सम्मेलन का नाम था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हो रहा था अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर लें तो यहां पर न्यू हैम्पशायर, याद रखिएगा, न्यू हैम्पशायर जो है यहां पर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हो रहा था 1944 में, और इस सम्मेलन के दौरान ही इसकी स्थापना की गई थी और इसके साथ IMF को भी बनाया गया था। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वित्तीय व्यवस्था से रिलेटेड जो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है वो अमेरिका ने अपने पास में रख रखा है, और इसकी जो मुद्रा के तौर पर SDR को देखा जाता है, विशेष तौर पर स्पेशल ड्राइंग राइट इसको कहते हैं, और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लगभग 16.41% के आसपास अमेरिका की है। तो कहीं ना कहीं इन संस्थानों पर अमेरिका जैसे विकसित देशों का ही प्रभुत्व हमको देखने को मिलता है, और किसे लोन देना है किसे लोन नहीं देना वो इस स्पेशल ड्राइंग राइट या इसमें हिस्सेदारी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कहीं ना कहीं। इसलिए विश्व बैंक की भूमिका में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क भी लगता है। लेकिन इन सबके बावजूद भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कई सारी परियोजनाओं में विश्व बैंक की सहायता मिली है, भले ही वो कैसी भी परियोजनाएं रही हो, ठीक है। तो ये विश्व बैंक रही जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में, ध्यान रखना है आप लोगों को। 1944 में बना था विश्व बैंक, ठीक। चलिए, तो ये विश्व बैंक की बात हुई जिसके नए अध्यक्ष कौन होंगे? अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं और अमेरिकन की नागरिकता। अगला टॉपिक देखते हैं मोचा चक्रवात। दोस्तों मोचा जो है वो चक्रवात को नाम दिया गया है यमन के द्वारा। यमन जो है देश है, इसने मोचा चक्रवात नाम दिया है। ये चक्रवात की स्थिति क्या है तो समझते हैं। भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है इसने हाल ही में चेतावनी जारी की थी, कहा था कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी का, यहाँ पर एक चक्रवातीय परिसंचरण देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते गंभीर चक्रवात तूफान उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है। तो चेतावनी दी है, अलर्ट कर दिया है, और इसका प्रभाव भारत में कहां देखने को मिल सकता है? उड़ीसा में देखने को मिल सकता है, इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश में, इसका प्रभाव बंगाल में। ये जो तटीय इलाके हैं इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की स्थिति की हम बात करें तो भारत की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो ये जो है वो भारत का पूरा तटीय इलाका है। तो यहाँ और यहाँ ये जो पूरा जोन है आपका, ये चक्रवात प्रभावित जोन में आता है, पूरा तटीय इलाका। ये तटीय इलाका कितना है? लगभग 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि की बाउंड्री है। ये पूरा के पूरा इलाका जो है वो ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन पश्चिमी के जो चक्रवात होते हैं वो उनमें भयानक कम होते हैं। अब चूंकि ये कम भयानक होते हैं तो यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन पूर्वी भारत में जो चक्रवात आते हैं वो बहुत ज्यादा विनाशकारी चक्रवात आते हैं। यहाँ पर तो पश्चिमी घाट है, इस वजह से थोड़ी स्थिति कंट्रोल में आ जाती है, परंतु यहाँ पर पश्चिमी घाट जैसी कोई लगातार पर्वत श्रेणी नहीं है, इस वजह से हमें देखने को मिलता है भयानक स्वरूप चक्रवातों का यहाँ पे। तो ये वाला जोन सुनामी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित जोन में आता है और चक्रवातों से भी ज्यादा प्रभावित जोन में आता है। तो यहाँ पर बात हो गई किसकी? मोचा की। तो मोचा के जो चक्रवाती स्थिति बन रही है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चक्रवात जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय और एक चक्रवात होता है दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ये उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे,
या फिर मध्य अक्षांश की तरफ जाएंगे, वहां पर बनते हैं शीतोष्ण प्रदेशों में, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में। और ये चक्रवात बनते हैं कहां पर? स्थल पर। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो निम्न अक्षांशों पर बनते हैं। कहां पर बनते हैं? निम्न अक्षांशों पर बनते हैं। और कौन से क्षेत्र में बनते हैं? तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है इन क्षेत्रों पर ये बनते हैं, और विशेष तौर पर ये जल सतह पर ही बनते हैं, ये स्थल पर नहीं बनते। अगर बात कर ली जाए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, क्योंकि मोचा जो है वो एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो ऐसे में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, ये आपको याद रखना है। याद रख लीजिएगा कि हवा जो होगी वो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की स्थिति के चलते गमन करती है। जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां से लो प्रेशर की तरफ हवा का चलन प्रारंभ होता है, जिसको हम बोलते हैं पवन। तो कहीं ना कहीं प्रवाह कहां होता है? हाई प्रेशर से कहां? लो प्रेशर की तरफ। अच्छा, जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहीं पर हाई प्रेशर होता है, जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। जब हवा चलती है दोस्तों तो याद रखिएगा कि जाना चाहिए कैसा? सीधा, परंतु सीधा नहीं जाती, ये अपने रास्ते में क्या हो जाती? थोड़ी सी मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है अगर ये पूछा जाता है तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और इसके कारण एक बल जनरेट होता है जिसकी पहचान की गई थी 1844 में। इसका नाम था कॉरियोलिस बल। क्या नाम था दोस्तों? कॉरियोलिस बल इसका नाम था। और कॉरियोलिस बल के कारण हवा को सीधे जाने चाहिए, वो सीधे नहीं जाती, वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। और इसके विक्षेपण की दिशा भी दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है, आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि ये धरती है, ये रहा साउथ हेमिस्फीयर, ये रहा नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा मुड़ती है इधर, उत्तरी गोलार्ध में मुड़ती है इधर। ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ये किधर हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो उत्तरी गोलार्ध में हवा मुड़ती है राइट हैंड साइड पे, दक्षिणी गोलार्ध में हवा मुड़ती है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हवा के मुड़ने की दिशा होती है, लेकिन वो सीधी नहीं चलती। कॉरियोलिस बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन के कारण अपने मार्ग से थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है हवा। और जब विक्षेपित होती है तो कहीं ना कहीं देखिए यहां पर बन जाएगा सेंटर में हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। हवा जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो नीचे बन जाएगा लो प्रेशर, मतलब यहां पर हवा की जरूरत है। आसपास क्या होता है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। ये चारों तरफ के हाई प्रेशर वाले जोन से हवा किधर की तरफ मूव करती है? इस लो प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ मूव करती है। जब इधर की तरफ मूव करती है तो कॉरियोलिस बल के कारण वो क्या करती है? अपने मार्ग से घूमने लगती है। और घूमने लगती है तो चक्रीय परिसंचरण करते हवा कहां आती? यहां आती है, और बन जाता है क्या? चक्रवात। तो चक्रवात क्या होता है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछ लेता तो क्या बताएंगे? चक्रवात का मतलब होता है हवा का चक्रीय परिसंचरण। हवा चक्रीय घूमते घूमते आगे बढ़ती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। और घूमती किस वजह से है? कॉरियोलिस बल की वजह से। कॉरियोलिस बल क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। हवा का प्रभाव किधर होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, या लो टेम्परेचर के एरिया से हाई टेम्परेचर के एरिया की तरफ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चक्रवात जब होता है तो बारिश क्यों होती है? तो याद रखिएगा कि हवा इस सागर की सतह पर, जल की सतह पर जब ऐसे आती है तो गर्म यहां पर पहले से होता है, हवा यहां आती है, यहां आना चाहती है, इसको बोलते हैं हम चक्रवात की आंख। याद रखिएगा, सेंटर को बोलते हैं चक्रवात की आंख। हवा को यहां आना, यहां आने से पहले गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो क्या करती है? घूमती घूमती ऊपर उठ जाती है। जैसे हवा ऊपर जाती है तो याद रखिएगा 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर -1 डिग्री हो जाता है। टेम्परेचर घटता है तो घटने के साथ ही शुरू हो जाती है काय की प्रोसेस? संघनन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और संघनन की प्रक्रिया को अगर समझना है तो कैसे समझेंगे? आप सब लोग किचन में चाय बनाते होंगे, पानी गर्म करते ही होंगे। जब चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसको किसी ढक्कन से ढक देते हो। जब ढकते हो तो उस पर भाप जम जाती है। जब उसको देखते हो, जब तक टेम्परेचर ज्यादा होता है वो भाप के तौर पर रहती है, और जब साइड में रख देते हो ढक्कन को, टेम्परेचर कम होता है तो उसका भाप पानी में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हो चुका है? संघनन हो चुका है। टेम्परेचर कम होते ही संघनन प्रारंभ हो गया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी तो इसमें मौजूद जलवाष्प की मात्रा पिघल जाती है, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप?
संघनन कहते हैं। संघनन जब होता है तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि यहाँ पर बादल बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली हवा ऊपर की तरफ आ रही है तो बारिश इस क्षेत्र में नहीं होती। जब बादल हवा से मूव इधर कर जाएंगे तो दूर जाकर बादल बारिश कराते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए कि ये पूरा क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चक्रवात बनेगा, तो यहां पर चक्रवात बनने के बाद चक्रवात इधर की तरफ मूव करता है और यहां पर जब चक्रवात आता है तो मध्य प्रदेश के इंदौर में या आदि क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है? जहां चक्रवात होता है उसके ऊपर पानी नहीं गिरता, पानी दूर गिरता है, ये ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं चक्रवात के प्रभाव से ही इस समय दूसरे क्षेत्रों में पानी देखने को मिलता है। चक्रवात में जो आंख वाला जोन होता है, उसके बीच का जोन होता है, वहां पर कभी भी पानी नहीं गिरता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस प्रकार से होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं, ठीक है। और गर्मी के मौसम में जब अप्रैल मई के महीने की बात करते हैं तो यहां पर हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भारत में हर साल इन महीनों में बारिश भी देखने को मिलती है, तेज हवाएं भी चलती मिलती है और चक्रवात भी आता मिलता है, जिनका इफेक्ट पूर्वी तट पर ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों क्लियर? तो ये हमने बात की चक्रवात की, ठीक है। अब हम चक्रवात के नामकरण की बात करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं उनके नामकरण की व्यवस्था है, जो व्यवस्था चालू की गई थी दोस्तों 2004 में, और इसके लिए बनाया गया है 13 देशों का एक पैनल। ये जो पैनल, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब ये जो पैनल है जिसमें 13 देश शामिल हैं, 13 देश अपने नाम के हिसाब से, एबीसीडी में इनका नाम कहां आता है? जिसका नाम पहले आता है वो पहले नाम रखता है, जिसका नाम बाद में आता है एबीसीडी में वो बाद में नाम रखता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हर साल आने वाले चक्रवातों के नाम दिए जाते हैं देशों के माध्यम से। कौन कौन से देश शामिल है 13 देशों में? भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, मालदीव है, ओमान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब अमीरात है और यमन की बात कर लें तो यूएई, यमन। अभी हाल ही में जो मूच, याद रखिएगा जो नाम दिया गया मोचा, ये किसने दिया है? यमन ने नाम दिया है, और इसको हम लोग मोखा के नाम से भी जानते हैं। जो मोखा है वो यमन का एक शहर है, और ये शहर जो है ना दोस्तों याद रखिएगा, ये कॉफी के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और कॉफी के व्यापार के लिए फेमस है। यहां तक कि मोचा नाम की कॉफी भी मिलती है जो यहाँ की प्रसिद्ध कॉफी है, याद रखना। इसी के नाम पर इस साल आने वाले चक्रवात का नाम मोचा चक्रवात रखा गया है। और चक्रवात जो भी इस क्षेत्र में आते हैं, ये 13 देश उनके नाम डिसाइड करते हैं, और पहले से ही नाम डिसाइड कर रखे हैं इन देशों ने, ठीक है। तो यमन ने दे दिया है। अब जिसका भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम आएगा अगला, वो देश का चक्रवात अगला चक्रवात बनेगा, ठीक है। तो ये थे चक्रवात के नामकरण की व्यवस्था। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। अगर भारत के मौसम विज्ञान विभाग की बात करते हो, चर्चा में क्यों रहा भाई? चक्रवात की चेतावनी इन्हीं ने दी है, तो चक्रवात की चेतावनी इसी ने दी है, और इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? दिल्ली में। सटीक मौसम की जानकारी लगभग देता है हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और एक स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1875 को। मतलब अंग्रेजी काल का एक संस्थान हम लोगों को देखने को मिलता है भारत में, ठीक है। अब ये जो संस्थान है इसकी स्थापना तो वैसे 1844 के आसपास ही कर दी गई थी, लेकिन 1875 15 जनवरी को इसको व्यवस्थित रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर इसको स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। और ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है, और उसकी एक एजेंसी के तौर पर काम करता है भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD, ठीक है। अच्छा, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हमको जगह जगह देखने को मिलते हैं। इसका काम क्या है? तो ये मौसम संबंधी अवलोकन करता है, मौसम का पूर्वानुमान करता है, भूकंप विज्ञान के लिए भी जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है IMD, आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? तो ये हमने बात किया भारत मौसम विभाग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत का ही है क्या, विश्व में नहीं होगा क्या? तो विश्व में भी मौसम विज्ञान विभाग है, इसको हम बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 23 मार्च 1950 को, और 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया। लगभग 192 देश इसके सदस्य के तौर पर आप देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के तौर पर काम करता है WMO। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा में कहा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। और चूंकि ये 23 मार्च को
स्थापित किया गया था। इसलिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन कब से कर रहे हैं? 1961 से कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पर्यावरण को लेकर, मौसम को लेकर उसकी अनुकूलता को बनाए रखने के लिए, उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए जागरूकता की जरूरत है। तो इस दिन वैश्विक स्तर पर इसके संदर्भ में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, जिसमें 192 देश सदस्य हैं और भारत भी इसका एक देश सदस्य है। इसको बनाने के पीछे का कारण क्या रहा? इसको बनाने के पीछे कारण था वैश्विक स्तर पर मौसम की पूर्वानुमान से रिलेटेड तकनीकी पर कहीं ना कहीं उसका हस्तांतरण करना, उस पर शोध करना, उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, वैश्विक मौसम संबंधी अनुसंधान और चीजों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023। ये अपने प्रकार का पहला अभ्यास है, याद रखना है, जो 2023 में किया गया है। इसको 2 चरण में किया गया है। एक चरण को बंदरगाह चरण नाम दिया गया है, दूसरे चरण को समुद्री चरण नाम दिया गया है। जो बंदरगाह चरण है वो 2 से 4 मई के बीच में, और समुद्री चरण 7 से 8 मई के बीच में हुआ है। कहां हुआ है? तो बंदरगाह चरण किया गया सिंगापुर में, और समुद्री चरण किया गया है दक्षिणी चीन सागर में। ध्यान रखना है क्या काय का? भारत आसियान जो समुद्री अभ्यास है ये, और ये पहली बार किया गया अभ्यास है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है, ध्यान रखना है। अब इसके माध्यम से आसियान भी हाईलाइट हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है, जिसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 के आसपास। और ये जो संस्थान स्थापित किया गया है, इसकी 10 भाषाएं हैं और 10 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो ये आसियान रहा, बहुत पुराना संगठन है, 10 देश इसके सदस्य देश हैं। चलिए तो उसके बारे में देखते हैं कि 10 देश सदस्य देश हैं, कैसे हैं दोस्तों। जब आप आसियान की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आपसी सहयोग, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, समन्वय को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया संस्थान है। और भारत भी इसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, भले इसका सदस्य नहीं है तो। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध भी प्रगाढ़ हैं, भले वो व्यापारिक हो या सांस्कृतिक रहे हो। अगर इसके 10 देशों की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनई, ये 10 देश इसके सदस्य हैं, जिनकी वैश्विक मानचित्र पर लोकेशन ये है, ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में जकार्ता में, तो जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है, ASEAN, और फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछता है, ठीक है। चलिए तो ये तो रहा आसियान की बात हो गई, हमने बात कर ली किसके बारे में? इसके अभ्यास के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। दोस्तों 3 मई को बनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और इस अवसर पर यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 भी दिए गए हैं। और किसको दिए गए हैं? जेल में बंद 3 महिलाओं को दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? उनकी सच्चाई और जवाबदेही के लिए जो प्रतिबद्धता, उसके लिए दिए गए। 3 महिलाएं कौन है? इनमें है ईरान की नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है। और ये कब से दिया जा रहा है? इस क्षेत्र में 1997 से दिया जा रहा है, ताकि स्वतंत्र और कहीं ना कहीं जवाबदेही, सच्चाई के प्रति समर्पित प्रेस को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए, ठीक है। इसके साथ साथ चर्चा में रहा है क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो 1993 में घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हर साल 3 मई को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। और हर साल ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आपको जागरूकता फैलानी है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर वैश्विक स्तर पर। जब आप ये काम करते हैं तो इसके लिए आप हर साल एक नया थीम या विषय सेट करते हैं, और इस बार की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एज अ ड्राइवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो इस थीम के साथ ये
दिवस इस बार मनाया गया 2023 में। एग्जाम में ये थीम जरूर पूछता है, तो याद रख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इस बार एक और खास बात देखने को मिलती है 3 मई के प्रेस स्वतंत्रता दिवस को लेकर कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो व्यवस्था है, जिसको हम शॉर्ट में RSF कहते हैं, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी निकालता है प्रतिवर्ष, और 2023 में भी इसने सूचकांक निकाला है। इस सूचकांक में 180 देशों के आंकड़ों को शामिल किया है और भारत इन 180 देशों में 161वें स्थान पर है। कब है ये? 2023 में। अगर बात करें 2022 की तो ये 150वां स्थान था। देखिए 11 स्थान का नुकसान है। शायद जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और बाकी चीजों को लेकर हमारे देश में एक व्यवस्था देखने को मिली, राहुल गांधी जी का इंग्लैंड जाना, बीबीसी के साथ बातचीत करके एक प्रकार की बातें करना, तो उन सब चीजों का असर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में हम थोड़ा सा 161 स्थान पर पहुंच गए हैं। क्लियर? अगर बात करें दूसरे देशों की तो नॉर्वे पहले नंबर पर है, आयरलैंड दूसरे नंबर पर है, डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? वियतनाम सबसे नीचे है, चाइना उसके बाद और उत्तर कोरिया उसके बाद। मतलब भारत की स्थिति तो फिर भी ठीक है, चाइना और वियतनाम में, उत्तर कोरिया में तो प्रेस की स्वतंत्रता नाम पर कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि एक प्रकार से ये रिपोर्ट आई है और इसमें कौन सर्वोच्च है कौन निम्न है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में एक ट्रेंड देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार के इंडेक्स हर साल निकाल दिए जाते हैं, तो साल में 360 इंडेक्स निकाल देते हैं और एग्जाम में उनसे पूछ लेते हैं कि भारत का स्थान कौन सा रहा, सर्वोच्च कौन रहा, निम्न कौन रहा। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से आपको पता होना चाहिए ये भी, ठीक। अब बात करते हैं एकता हार्बर की। दोस्तों एकता हार्बर जो है वो मालदीव का एक द्वीप है, याद रखिएगा। एकता हार्बर एक मालदीव के द्वीप पर बनाए जाने वाला बंदरगाह होगा और ये जो है वो मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल और भारत के तटरक्षक बल के बीच में समझौता हुआ है इस बंदरगाह को लेकर, इसलिए चर्चा में भी रहा है। क्लियर? ये कहां पर है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। इस राजधानी से उत्तर पूर्व की ओर कुछ मील दूर जाते हैं तो वहां पर उथुरू शिला पालहू, ये एक एटॉल द्वीप है और इसमें शिववारू है, यहां पर स्थित हो रहा है एकता हार्बर बंदरगाह। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मालदीव में हो रहा है और कहीं ना कहीं भारत और मालदीव के बीच रक्षा संबंधों के तहत उठाए जाने वाला एक कदम है, दोनों के बीच रक्षा संबंधों की मजबूती को बताता है ये। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कदम है। मालदीव की अगर बात कर ले तो मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा मालदीवी रुपया है और मालदीव की जनसंख्या लगभग 4.5 लाख के आसपास है। पर्यटन यहाँ का प्रमुख उद्योग है, बहुत खूबसूरत जगह है। मालदीव जो भारत का समुद्री पड़ोसी भी माना जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मालदीव लगभग 1965 के आसपास ब्रिटेन से मुक्त हुआ था, मतलब ये भी पहले ब्रिटेन की एक कॉलोनी के तौर पर था, उनका गुलाम रहा है, जिसको 1965 में आजादी मिली थी। मालदीव के साथ भारत के संबंध बड़े प्रगाढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए ये कदम भी देखने को मिलता है मालदीव के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। यह है आपका हेलीकॉप्टर ध्रुव, इसको हम बोलते हैं ALH ध्रुव। कहीं ना कहीं 8 मार्च 2023 को नौसेना जो है उसने ALH मार्क MK3 जो है इसको समुद्र में खो दिया था और इसके बाद जो तटरक्षक बल है और तीनों रक्षा सेवाएं जो है उन्होंने अपने ALH बेड़े को रोक दिया था। ये क्या काम करता था? समुद्र में खोज के लिए, बचाव के लिए काम करता था। लेकिन 8 मार्च 2023 से इसके खो जाने के बाद, किसके खो जाने के बाद? ALH MK3 इसके खो जाने के बाद इसको रोक दिया गया था, लेकिन इसकी जगह पर अब कौन सा आ गया है? ALH ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव। और इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो ये मल्टी रोल ट्विन इंजन यूटिलिटी और उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है और इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। तो डिजाइन भी इसी ने बनाई है, विकसित भी इसने किया। कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है यह हेलीकॉप्टर, जिसमें आधुनिक निगरानी रडार लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सिस्टम लगे हुए हैं, जिसके कारण दिन और रात दोनों समय में यह खोज का काम कर सकता है, बचाव का काम कर सकता है। इसमें भारी मशीन गन भी लगाई है, जरूरत पड़ने पर ये कहीं ना कहीं लड़ाई में भी भाग ले सकता है। तो इस प्रकार से बनाया गया है हमारे देश का उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव।
तो दोस्तों ये अंतिम टॉपिक था आज का जो हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल में। आशा करता हूं कि कहीं ना कहीं आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने शुरू किया बोल सकते हैं मालचा से और खत्म किया उन्नत हेलीकॉप्टर ध्रुव तक। तो कहीं ना कहीं आज के लेक्चर के सभी टॉपिक थे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपके लाइक कमेंट शेयर्स जो होते हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं इस प्रकार का और अच्छा डेटा बनाने के लिए। तो लगातार देखते रहिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंचे जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि करंट अफेयर किसी भी परीक्षा के लिए सबसे मुख्य चीज होती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी की जो मुख्य धुरी होती है वो करंट अफेयर होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर? मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।